बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज मुकाबिल के अंदर बात होगी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की, जो कि सियासत से मुताल्लिक़ है। इस वक्त गुजरांवाला के हवाले से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर जिन्ना स्टेडियम में जलसे के साथ ही बताया जा रहा है कि और देखा भी जा रहा है कि अपोजिशन ने जिस तहरीक का ऐलान किया था बाकायदा तौर पर उसका आज से आगाज़ भी हो गया है। मगर ये तहरीक कितनी मौसर साबित हो सकती है? हुकूमत की हिकमत अमली भी हम देख रहे हैं कि वो क्या क्या कर रही है, मज़ीद क्या कर सकती है और इस तहरीक को कितना गैर मौसर कर सकती है। इससे मुतालिक कई ऐसे सवालात हैं जिसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन हारून साहब का तज़किया लेंगे। तो हारून साहब आपकी तरफ ही आते हैं। गुजरांवाला का जो जलसा है, मरियम साहबा भी पंडाल के अंदर पहुंच चुकी हैं, बिलावल साहब भी पहुंच चुके हैं और अब्बासी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि स्पीच उनकी चल रही है। गुजरांवाला जलसा, गुजरांवाला हमेशा से नून लीग का था। अभी की सूरत हाल से ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी गुजरांवाला नून लीग का है? नहीं, उसमें तो खैर कोई कलाम ही नहीं है ना। सारे उम्मीदवार उनके जीते हैं। वो सिर्फ गुजरांवाला नहीं, पूरे सेंट्रल पंजाब की 42 में से 33 सीटें नवाज शरीफ ने जीती। उनकी तवज्जो रही है, मतलब लाहौर पे बड़ी तवज्जो रही है। गुजरांवाला में तो कोई 900 करोड़ रुपए पुल बनाने पे उन्होंने खर्च कर दिए। 900 करोड़, 728 करोड़ तो लगे हैं उस पुल, जो बड़ा पुल है शहर से बाहर जहाँ निकलते हैं, मोती जड़े हुए हैं उन पुलों के ऊपर हारून साहब? उसमें नहीं, वो काफ़ी बहुत सारे पुल हैं। बाकी वो तो देखिए ना, जो सियालकोट का एयरपोर्ट है वो हुकूमत प्लान कर रही थी 18 अरब रुपए में, तो जब उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने ज़ाती तौर पे बनाया तो उसमें 3 अरब रुपये खर्च हुए। अच्छा। और एक गली थी वो गुजर खां की, वो पुख्ता नहीं हो सकी, उसका टेंडर कैंसिल हो गया। तो परवेज़ अहमद रफ़ीक अख्तर साहब ने चंदा जमा करके कुछ पैसे खुद डाले, कुछ लोगों से लेके वो 1 लाख रुपए में वो गली बना दी। ईंटें बीटें लगाई होंगी उसमें, और क्या उसमें करना था गली में। तो उसका जो टेंडर था वो 5 लाख का तय था। तो वो ठेकेदार ने उसमें बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। क्या? उसने कहा जब तक परवेज़ अहमद रफ़ीक अख्तर जैसे लोग मौजूद हैं, हम इसके हलाल नहीं कमा सकते। वो तो देखिए ना, वस्ती पंजाब में देखिए, पंजाब ओन करता है नवाज शरीफ को, इसलिए वस्ती पंजाब, शुमाली पंजाब नहीं इतना ओन करता, और सराइकी बेल्ट नहीं ओन करती इनको। तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ माइल रही। बाद में कुछ लोग इनकी तरफ आ गए, जब उन्होंने देखा ये इक़्तिदार में आ रहे हैं तो इलेक्टेबल्स आ जाते हैं। तो गुजरांवाला गढ़ है, और वहाँ एक और मसला रहा है, शुरू से पीटीआई की लीडरशिप कमज़ोर रही है गुजरांवाला में। पहले तो एक ऐसे साहब थे जो किसी को शामिल ही नहीं करते थे, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, एनर्जेटिक बहुत थे, लेकिन वो लोगों को डिस्करेज करते। मतलब ऐसे हमीद को शामिल किया जब हमने, तो मेरे कहने पर वो शामिल हुए थे, मैंने उनसे बात की थी। तो थोड़ी देर के बाद उनका फ़ोन आया कि उसने मुझे गालियाँ दी हैं टेलीफोन पर, उस सदर साहब ने। अच्छा। मेरी इजाज़त के बगैर तुम कैसे शामिल हो गए? मतलब इतना बड़ा पर्सपेक्टिव ही नहीं था उनका। बाद में भी वो लीडरशिप मांग को अच्छी नहीं रही गुजरांवाले की। चलिए, अभी आप जिम्मेदार तो नहीं, उनसे कहा कि आप जिम्मेदार तो नहीं, आपका काम बात पहुंचा देना है, लेकिन उन्हें फिक्र थी, कितनी फिक्र लगी हुई थी। अच्छा, फिर ये जो उनके रास्ते पर है उन्हें फिक्र होती है, गरीबों की जो उनके रास्ते पर है। देखिए, एक मैंने किसी आदमी को 10-20 रुपए दे दिए और दिल में सोचा मैंने बड़ी नेकी की। कौन सी नेकी मैंने की? मुझ पे तो फर्ज आयद किया गया कि मेरे पास जो उनके वालिद साहब को क्या फिक्र है। मैंने उनसे पूछा, थर के लोगों से, कभी किसी ने तुम्हारा हाल पूछा है? यानी आदमी का इतना बुरा हाल होता है, उसको देख के ऐसी एक अज़ियत होती है। मैंने कहा कभी किसी ने तुम्हारा हाल पूछा है? उन्होंने कहा भुट्टो एक आदमी था, वो हमारा हाल पूछने आया था। उसके बाद फौज ने पूछा और किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा। और उन दिनों जब मैं गया हुआ, कैद साली थी शदीद, तो मुझे कोर कमांडर ने कहा GHQ को इत्तला मैंने बाद में दी, आर्मी पहले डिप्लॉय कर दी और राशन पहले भेज दिया। ठीक है, आप देखेंगे कि कोई सान्या हो, फौज में ये होता है कि एक दिन की तनख्वाही दे दो, अपना राशन ही कम कर दो। ठीक है, कुछ राशन अपना जो है निकाल के सिविल आबादी को दे दो, बचाने की कोशिश करो लोगों को। ये इसलिए को फौजी आसमान से उतरे, उनकी तरबियत का हिस्सा है, ये उनकी तरबियत में शामिल है। ठीक है, ये जो हमारे सियासी लीडर हैं, ये मसलन इमरान खान को निकाल देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए। अब तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती, जिल से जुलूसों से कोई जा सकता।
साहब की रविश पे चल रहे हैं वो। अच्छा, वो अपनी गलतियाँ उसकी अपनी जगह पे। अच्छा, वो उसको निकाल दें, ये आ जाएं तो ये क्या तीर मारेंगे जी? पहले कौन सा तीर मारा है हारून साहब? कर्जों का एक इतना बड़ा बोझ लाद दिया ना पुलिस को। 25,000 पुलिस वाले भर्ती किए नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ सिफारिश पर, बगैर मेरिट के। MNAs को, MPs को, ख़ानदान वालों को राइट दे दिया कि जो, इसीलिए तो बिगाड़ इतना है। जो पुलिस में अगर कोई आदमी 2 लाख रुपए दे के जो भर्ती होगा MP को, या ये बगैर होगा, वो क्या करेगा? इन्होंने कभी ये कोशिश की कि पटवारी रिश्वत लेना छोड़ दें, उसको कोई सिस्टम बनाए? हालांकि बन सकता है। जहाँ कोई डिप्टी कमिश्नर तकड़ा होता है, कई वाक़यात हैं, वो रोक देता है। वो कहता है सारी रजिस्ट्री आज जितनी हुई है मुझे दो, मैं देखूंगा। और वो टेलीफोन पे पूछता है मुतलका लोगों से कि कितने पैसे दिए। नतीजा ये निकलता है वो दबाव का शिकार हो जाते, वो अपनी नौकरी बचाने की फिक्र में रहता है फिर। ठीक है, एक सस्टेन्ड एफर्ट से नए इलेक्शन तो हो सकते हैं, मगर वो सस्टेन्ड एफर्ट का तो अभी तो देखेंगे ना कि ये क्या करते हैं। लेकिन जिससे देखिए ना क्या किया। 1,500 आदमी मौलाना फजलुर रहमान के साथ है, जो सही तादाद है। 4-5 हज़ार मोहतरमा के साथ थे, और 2-3 हज़ार आदमियों ने इस्तकबाल किया शहर से बाहर। और बिलावल का भी बताया जा रहा है कि इमामिया कॉलोनी, शादरा वगैरह में बिलावल साहब के साथ गाड़ियाँ 100 थी, बंदे भी इतने ही थे। 100 नहीं तो 150 होंगे। अच्छा, किसी गाड़ी में 1, किसी में 2 गाड़ियाँ नजर आती और उसको तो कोई अहमियत दी नहीं किसी ने उसको शुमार कतार में रखा ही नहीं। भाई 15,000 या 30,000 आदमी अगर इमरान खान जब अपोजिशन में था जलसा करता, तो सिर्फ गुजरांवाला शहर में जिस दिन ऐसे हमीद साहब शामिल हुए थे, अभी इमरान खान का दूर दूर तक इम्कान नहीं था इक़्तिदार में आने का। ये 2010 की 11 की बात होगी, तो 7-8 हज़ार आदमी जमा हो गए वहाँ। मसला पैदा हो गया, खाना कम आदमियों के लिए पकाया, बंदे ज़्यादा हो गए। अच्छा, तो फिर ये है कि इनके पास क्या प्रोग्राम है। और एक बहुत ख़तरनाक नुक्ता है जिसको मैं दोहराता रहता हूँ, जिसकी अहमियत को हर पॉलिटिकल वर्कर समझता है, हर अखबार में समझता है। एक वाक़या नहीं है, सिर्फ इंडिया के साथ इनके सॉफ्ट कॉर्नर का कोई एक वाक़या नहीं है। बेशबहा हैं, मतलब इनके घर में इंडियन सिटीजन नॉर्मली ठहरते थे जाती उमरा में, और इस तरह कंफर्टेबली ठहरते थे कि फरमाइश करते थे मेरे लिए भिंडी पकाई जाए या फलां चीज़ पकाई जाए, बड़े कंफर्टेबल। आज आपको पता है इंडियन चैनल्स लाइव दिखाते रहे जो कुछ हो रहा है। जो जर्नलिस्ट हमारे वहाँ जाते हैं, इंडिया जाते रहे, अब तो कम ही कोई जाता है, वो कहते हैं कि हमने बहुत नवाज शरीफ पे इन्वेस्टमेंट की है। मतलब उसको रिझाया है, उसको इंसेंटिव्स दिए हैं, तुम इंडस्ट्री लगाओ। आपको पता है कि इनकी जद्दा में जो इंडस्ट्री थी स्टील मिल, उसमें कोई पाकिस्तानी नहीं था, उसमें ऑल इंडियंस। जिस आदमी का अपनी कौम के बारे में ये उनसे फरमाइश की गई होगी, जो इस कुर्सी पर बैठना चाहता है जिस पर इमरान खान साहब मौजूद हैं। अच्छा, ये मोहतरमा जो हैं, ये फौज के बारे में इनकी राय यही है, शहबाज शरीफ की ये नहीं है। अच्छा, आपके अंदर इत्तफाक रहा कि मैं 64 से अवामी तहरीकें देख रहा हूँ, और मैं ये सुन रहा हूँ, आज रास्ते में मैं सोच रहा था, 64 में मुझे पूरा यकीन था, जो कुछ मैं अखबारों में पढ़ता था और लीडरों की तकरीरें सुनता था। एक तो मैं मौलवियों के जलसे सुनता था, तो मुझे लगता है ये बड़े मुखलिस लोग हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते। बाद में पता चला इनमें अखलाक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मौजूद नहीं। शाज कोई इंडिविजुअल तो अच्छे होते भी हैं, मुखलिस होते हैं, सबको एक जगह पे नहीं, लेकिन मेजॉरिटी वही जो इकबाल ने इनके बारे में, जानता हूँ अंजाम उसका जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। दूसरा ये मैं समझता था सीरियसली कि यूब खान चला जाएगा, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। हालात और ख़राब हुए, फिर पता चला भुट्टो को निकाल दे तो हालात ठीक हो जाएंगे, फिर पता चला जावल को निकाल दे तो हालात ठीक हो जाएंगे। हमेशा यही होता है। ओ भाई, वो एजेंडा, वो तरीक़ेकार बताओ। कौमों को तरक्की के लिए चाहिए तालीम,
इन्होंने क्या किया? ब्रेक से इंसाफ चाहिए, बात करते हैं। इंसाफ चाहिए, बिल्कुल। इनके एजेंडा चीजें शामिल है। हारून साहब छोटी सी ब्रेक से वापस आके बात कर, ब्रेक से वापस आके यहीं से बढ़ेंगे। क्या निजाम ऐसे चलता रहेगा और इस तहरीक का नतीजा क्या निकलेगा? ब्रेक हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा जिस तरह से अब चल रहा है? इनके जलसे तो होंगे, मगर आवाम का क्या होगा? महंगाई चलती रहेगी, बिजली निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। हर चीज़ के लिए कुदरत ने एक मोहलत मुकर्रर की होती है। जब जब किसी चीज़ में ख़राबी होती है, किसी माशरे में किसी कोई बड़ी ख़राबी होती है, जो हमारे यहाँ है, निज़ाम अदली नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इंसाफ नहीं है, पुलिस ठीक नहीं है, बिहार ठीक नहीं, सिविल सर्विस ठीक नहीं, शराफिया का सलूक ठीक नहीं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, सड़कों पे भिखारियों की तादाद हर रोज़ बढ़ रही है। तो ये निज़ाम इस तरह तो नहीं चलेगा। एक दिन कोई हादसा हो जाएगा, अच्छा या बुरा, ये भी मुमकिन है कि बेहतरी की तरफ चली जाएं चीज़ें। कोई लोगों के अंदर एहसास और शऊर पैदा हो, कुछ लोग इकट्ठे हो। मतलब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 10-20 ज़हीन आदमी इकट्ठे हो जाएं और एक लाया अमल तश्कील दें। कुछ लोगों ने रिसर्च वर्क तो कर रखा, समझी जाती है पाकिस्तान नहीं, कमिटमेंट नहीं, ज़ानत कोई चीज़ नहीं है, इंसानी अक्ल कुछ भी नहीं है अगर अखलास शामिल न हो। आदमी अपनी अक्ल से क्या करेगा कि कुछ पैसे ज़्यादा कमा लेगा, कुछ ज़्यादा अपना नाम पैदा कर लेगा, ठीक है, कुछ और कर ले, किसी हुनर में कमाल पैदा कर लेगा। असल चीज़ मैंने शुरू में ही आपसे अर्ज़ किया कि वो दर्द और अखलास है। जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं इसे गुमराह करूँगा, वो फरिश्तों ने भी कहा ये खूनरेज़ी करेगा इंसान। तो जब शैतान ने कहा मैं इसे गुमराह करूँगा, क्योंकि वो तो इसकी फितरत से तो वाक़फ़ था, इसकी जबिल्लतों से तो वाक़फ़ था। इसको शोहरत की ख्वाहिश है, इसको दौलत की ख्वाहिश है, इसको गुस्सा इसके अंदर भरा हुआ है, इंतकाम का इसमें जज्बा है। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा मगर मेरे मुखलस बंदे गुमराह नहीं होंगे। अखलास शर्त है। वो दर्दबंदी कहाँ है जो मोहम्मद अली जनाब में थी? फातिमा जनाब ने लिखा है, लाहौर के करीब का कोई रेलवे स्टेशन था, अब मुझे याद नहीं वो कौन सा था। आम तौर पे वो रात को उठ के हुजूम से खिताब नहीं करते थे, एनर्जी कम थी, सोते थे, और लोग उनका एहतराम भी बहुत करते थे। बस गाड़ी में लोग रेलवे स्टेशन पे एक झलक अगर देख ली तो बड़ी बात है, खिताब नहीं करते थे। उस दिन उन्होंने खिताब किया, उनके जी 4 लोग हैं, एनर्जी इतनी कम थी कि जब खिताब करके अपनी सीट पर पहुँचे तो बेहोश हो गए। खाना बराए नाम आखिरी बरसों में खाते थे, लेकिन विल थी, आयरन विल थी और अखलास था कि चटागांग से लेके चतराल तक चले जाते थे। और खुद ज़ाती फिक्र कितनी थी ज़रा मुलाज़ा फरमाएं। कायद आज़म कहाँ थे जिस दिन 1946 का इलेक्शन हो रहा था? उनका हल्का इंतखाब तो बम्बई था। तो कायद आज़म ये पख्तूनख्वा का जो इलाका है जहाँ स्मगल्ड चीज़ें बिकती थी, क्या उसको कहते हैं उस जगह को? बाड़ा बाजार। बाड़ा। कायद आज़म वहाँ थे रेस्ट हाउस में। किसी ने पूछा कायद आज़म आप अपने हल्के से इतना दूर पड़े? उन्होंने कहा मैंने अपने इलाके के लोगों की मकदूर भर खिदमत की है, अब भी अगर वो मुझे वोट न देना चाहे तो ना। और हारने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वो तो जब खड़े होते थे इतनी रिस्पेक्ट लोगों के दिलों में थी, माशरा भी बेहतर था। अब तो बिरयानी, उनका मुखालिफ उम्मीदवार ने कहा मैं बैठ जाऊं, मेरे इलेक्शन के अखराजात दे दें, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने कहा इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब इनको क्या है भाई, इनमें सबसे ईमानदार आदमी इमरान खान है, जिस पे करप्शन का जो 180 कनाल के घर में वो रहता है। हाँ। है? एक शाहाना अगर हो तो कहीं से इस्लाह का आगाज हो। लेकिन हारून साहब, इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। नहीं, करप्शन का तो चार्ज नहीं है, मगर इमरान खान साहब पे अक्लमंदी का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है, कभी किसी कोई नहीं। इनमें से कोई अक्लमंद है हारून साहब जो आज स्टेज पे है? नहीं, देखिए ना, शहबाज शरीफ ने करप्शन की
वैसे तो वो कहता दे की भी नहीं की। वैसे उनका क्या हाल है तो मगर ये कि काम काज तो कर सकते थे ना। शहबाज शरीफ साहब का क्या हाल है? प्रायोरिटीज गलत थी। शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा तो आसूदा हाल आदमी कोई नहीं, जेल में ना खुशामद करनी पड़ती है जेल में। ओ जेल क्या कहती है, वहाँ बड़ा जेल एक एहसास है। मैं जेल में रहा हूँ भुट्टो साहब के ज़माने। जेल एक एहसास है कि भाई इतने बजे कमरे में बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते। जब आदमी चंद दिन में उसका आदी हो जाता है तो वो कोई ऐसा कोई शदीद एहसास नहीं होता। पढ़ने के लिए किताबें हैं, नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ते हैं शहबाज शरीफ साहब, नमाज़ पढ़ ली, किताबें पढ़ ली, गौर व फिक्र कर लिया, आसूदगी में बैठे हुए हैं। मैं भी अभी 15 दिन तो कोरोना में मैं तो अपने कमरे में ही बंद रहा ना, तो क्या हो गया, थोड़ी बहुत बोरियत हो जाती है, वो बेचैन आदमी है तब। लेकिन ये कि उन्हें क्या है, ना वो जाने और उनके भाई जाने, और हम तो इस्तीफा नहीं देंगे, हम तो इस्तीफा लेना चाहते हैं। इसमें इंटरेस्टेड नहीं है बहुत ज्यादा। ये आसिफ अली जरदारी साहब भी तो इंटरेस्टेड नहीं है नहीं है, और मुस्लिम लीग नून के सब लोग मुस्ताफी होना नहीं चाहेंगे, इसलिए कि इलेक्शन लड़ना दोबारा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जब ये उनसे इस्तीफे मांगेंगे तो उनमें से बाद जो हैं वो मुमकिन है पीटीआई से रब्ता करें कि अगली दफ़ा अगर आप हमें टिकट दे दें तो हम आपके टिकट पर लड़ लेंगे। ठीक है, फौरी तौर पर कोई नतीजा निकलता नज़र नहीं आता। हतमी राय नहीं दी जा सकती। अगर ये तहरीक चलती रही, साथ ही महंगाई बढ़ती रही, महंगाई तो बढ़ रही है, और पुलिस को ठीक न किया गया। उमर शेख साहब आ गए हैं लाहौर को ठीक करने के लिए। उमर शेख साहब का भी तो अभी दावा ही है ना, जब वो कुछ कर दिखाएंगे तो फिर देखेंगे। वो महमूद साहब होते थे, महमूद गाजी साहब, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, बड़े आलम आदमी थे। उन्होंने डॉक्टर हमीदुल्लाह को पेरिस में लिखा, जो अपने अहद के सबसे बड़े स्कॉलर उस वक्त समझे जाते थे, कि मैंने इन उन्वानात पर रिसर्च का इरादा किया है। तो उनका जवाब मुझे लफ्ज़ बलफ्ज़ याद है। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने उन्हें जवाब में लिखा, इस्तांबुल के लिए पाबर अकाब, आपका ख़त मुझे भाया नहीं। अहमियत मतन की होती है, उन्वान की नहीं। उन्वान की नहीं। सवाल ये है कि तुमने क्या किया जब तुम्हें हुकूमत मिली, तुमने खल्क़ खुदा के लिए क्या किया? अपने लिए तो 3-3 हज़ार कनाल तक के घर के बना लिए। किसी को तो ऐसे लोग नहीं मिली। कितने लोग हैं जिनकी दुबई में जायदादें हैं, कितनी जिनकी लंदन में और वाशिंगटन में भी हैं, और ऐसे कितने ऐसे हैं पे सोते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है, पेट भरने की खाना। आज ये तो मुसलमानों का माशरा, लोग खाना खिला देते हैं, या कोई दादा दरबार ही चला जाता है, मियाँ अमीर के मज़ार पे चला जाता है, कई जगह लंगर है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खाना पका के लंगर खानों को आबाद रखते हैं। वरना ये तो एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है इस माशरे का, कि रिश्तेदारों की लोग मदद करते हैं, पड़ोसियों की मदद करते हैं, बीमार को दवा ले देते हैं, हमदर्दी है कौम में। वरना आपको पता है दिल्ली में हर रोज़ भूखों की 25 लाख लाशें उठाई जाती हैं एवरेज, जो भूख से मर जाते हैं। लाहौर में या कराची में से कोई तस्वीर नहीं। कराची में एक साहब हैं, अब उन्होंने लाहौर में भी शुरू किया 1-2 साल से, जो 1.5 लाख आदमियों को रोज़ाना खाना खिलाते हैं, 1.5 लाख आदमियों को। और यहाँ भी अब उन्होंने शुरू किया है सिलसिला। तो सियासतदानों ने तो इस मुल्क के लिए कुछ किया नहीं। कर सकते हैं अगर पार्टी की शर्त ये है कि ज़ाती, ये जो बादशाहत की ख्वाहिश है, ये ना इमरान खान साहब में भी बादशाहत की ख्वाहिश है, अब जन्म हमेशा से थी। वो आदमी को जनाब इमाम हसन से मंसूब है, वैसे कई और लोगों से भी मंसूब किया जाता है। आदमी इक़्तिदार या दौलत मिलने के बाद बदलता नहीं है, उसकी असल शख्सियत सामने आ जाती है। क्या आपकी बड़ी खूबसूरत बात है, वाकई ऐसा होता है। और उसमें मेरे पास चंद मिनट रह गए, अभी जो जलसागाह के मनाजिर हम देख भी रहे हैं, साथ साथ कोरोना की सूरत हाल के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। जिन SOPs के ऊपर बात की गई थी, जो चीज़ें हिदायत के तौर पे सामने रखी गई थी, उनमें से तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर अमल किया जा रहा हो यहाँ पे। हालांकि ये क्या मुश्किल है, आखिर इतना पैसा खर्च किया गया कि कुर्सियाँ जो 4-4 फुट के फासले पे, 6-6 फुट के फासले पे लगाई जाती, तो 10-15 रुपए का और बार बार ऐलान किया जाता। अगर वो उसके लिए पैसे हो सकते हैं,
बिरयानी के लिए पैसे हो सकते हैं तो मास्क के लिए नहीं हो सकते। बिरयानी पे तो कौम आएगी ना। 2-2 लाख रुपए लोगों से लिए हैं, मास्क के लिए कौन चंदा लिया है ना उनसे। 15 रुपए का मास्क और कुर्सी की किराया और को फंड्स की कोई कमी तो नहीं थी। और ये इससे कोरोना पहले भी वो तबलीगी इज्तिमा से और वो ईरान के बॉर्डर पे जो लोग थे और जिनको मुल्तान में रखा गया था, डेरा गाजी खां में रखा गया था, उनकी वजह से बढ़ा था। अब फिर बढ़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो क्या इंसानों को बीमार करना एक ऐसी चीज़ है जिसकी परवाह ही ना की जाए। वो स्टेज से बार बार ऐलान किया था कि वो फलां साहब बैठे हैं, उन्होंने मास्क नहीं पहना, वो मेहरबानी करके मास्क पहन ले। अगर इसरार किया जाता तो लोग पहन लेते। ये भी कहा गया था कि जलसा गाह के अंदर वही लोग आ सकेंगे जिन्होंने बाकायदा तौर पे मास्क पहने हुए होंगे, मगर जलसा गाह में कोई एक ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा जिसने मास्क पहना हो। स्टेज के ऊपर चंद ऐसे रहनुमा जिन्होंने मास्क पहने, मरियम बीबी भी मास्क के बगैर ही हमें नजर आ रही है इस वक्त। नहीं, जिन्होंने पहने उन्होंने अच्छा किया, समझदारी का मुजाहरा किया है। लापरवाही इस कौम की फितरत है। ये तालीम में, काम काज में, दफातर में, खेतों में। मैं अपने गांव जाता हूँ ना कभी, तो देख के मुझे रंज होता है कि कोई दरख्त नहीं है। यानी गांव है और दरख्त नहीं है, गांव हो। एक दिन मैंने एक आदमी को देखा जो बैठा हुआ रो रहा था। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा यहाँ 4 दरख्त थे जामन के जो पटवारी ने कटवा दिए हैं। उसने कहा हुकूमत का हुक्म है, हालांकि हुकूमत का हुक्म तो बिल्कुल ही नहीं होगा, अपने लिए उसने कटवाए होंगे, अपने लिए कटवाए होंगे। तो वो रो रहा था उन दरख्तों को। एक लापरवाह बेनियाज कौम है, इसकी कोई अखलाकी तरबियत नहीं की गई, कोई इल्मी तरबियत नहीं की गई, जिसकी कोई समझ नहीं है। जलसे के हवाले से आखिरी कमेंट्स आपके लूंगी, फिर हम क्लोजिंग की तरफ चले जाएंगे। बात पहला कमेंट भी यही था और आखिरी भी यही है, अगर तो ये जलसे जारी रहे और महंगाई बढ़ती रही तो देखिए तो इंडिया ने एक मैसेज दिया है ठीक इस मौके पे जी। ओमाड़ा में आदमी मारे गए, वजीरिस्तान में मारे गए, कराची में एक मुमताज़ आलम दीन को जो फिरका परस्ती के मुखालिफ थे जी और भले आदमी थे नहायत, इंडिया ने हमें मैसेज दिया है कि हम जब चाहें अफरा तफरी पैदा कर सकते हैं। चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।